आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी प्राकृतिक आपदा की जांच करने वाले हैं जिसने सच में पूरे देश को चौंका कर रख दिया। उत्तर प्रदेश में आया वो रहस्यमयी और विनाशकारी तूफान जिसने पलक झपकते ही तबाही मचा दी और किसी को संभलने तक का मौका नहीं दिया। आखिर इसके पीछे का असली विज्ञान क्या था और कैसे इस तूफान ने हम सबको बिल्कुल बेखबर पकड़ लिया? चलिए इसे डिकोड करते हैं। जरा इस तबाही के पैमाने के बारे में सोचिए। 117 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चीरती हुई हवाएं और दिन के उजाले में अचानक ऐसा धूल का गुबार और अंधेरा छा गया मानो रात हो गई हो। ये कोई रोजमर्रा की आंधी बिल्कुल नहीं थी। ये एक ऐसा प्रचंड प्रहार था जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। हवा में चीजें इतनी ऊंचाई तक उड़ रही थी कि तस्वीरें देखने वालों को लगा जैसे ये कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन हो। लेकिन बदकिस्मती से ये एक खौफनाक हकीकत थी। और सबसे हैरानी की बात क्या है? कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी ही आपदाओं से बेखबर रह जाते हैं। जब ये भयंकर तबाही मच रही थी, तब राष्ट्रीय मीडिया का पूरा ध्यान चुनावों और ईरान के साथ होने वाली कूटनीतिक बैठकों पर था। लेकिन अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, यूएई और सिंगापुर जैसे देशों के नेताओं ने तुरंत अपनी संवेदनाएं भेज दी थीं। ये एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक विडंबना है कि हमारे अपने ही देश में इस आपदा की पूरी तरह से राष्ट्रीय चेतना में छाने से पहले ही विदेशी नेता 100 से ज्यादा मौतों पर शोक संदेश भेज रहे थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा इतनी अचानक कैसे आ गई? आसमान में ऐसे कौन से छिपे हुए कारण या कल्प्रिट्स थे जिन्होंने इस तबाही को जन्म दिया? देखिए, ये कोई समुद्र से उठने वाला आम चक्रवात तो था नहीं। तो आइए एक एक करके इन वैज्ञानिक सुरागों को जोड़ते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। इस मौसम संबंधी रहस्य में हमारा पहला सबसे बड़ा संदिग्ध सस्पेक्ट नंबर 1 है एक्सट्रीम हीट वेव्स, यानी प्रचंड गर्मी। 45.9 डिग्री सेल्सियस। जरा सोचिए, महाराष्ट्र के विदर्भ में दर्ज किया गया ये अधिकतम तापमान सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये उस प्रचंड तापीय ऊर्जा यानी थर्मल एनर्जी का सीधा सीधा सबूत है जो इस पूरी आपदा का फ्यूल बन रही थी। इतनी भयंकर गर्मी ने पूरे वातावरण को मानो एक प्रेशर कुकर में तब्दील कर दिया था। एक ऐसा प्रेशर कुकर जो फटने के लिए बस बिल्कुल तैयार था। और हाँ, ये कोई एक दिन या किसी एक जगह की गर्मी का मामला नहीं था। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के फलोदी, जैसलमेर और श्रीगंगानगर, हर जगह तापमान 40 से 45 डिग्री के पार जा चुका था। इस दमघोटू हीटवेव ने पूरे उत्तर और मध्य भारत को अपनी चपेट में ले रखा था। वातावरण में हीट का ये लगातार जमा होना ही तो आने वाले विनाश की नींव रख रहा था। अब जरा इस थर्मल साइकिल के मैकेनिज्म को समझते हैं। दोपहर 2 बजे के आसपास सूरज की गर्मी अपने बिल्कुल पीक पर होती है। जमीन भयंकर रूप से गर्म होकर तपने लगती है और अपने ठीक ऊपर मौजूद हवा को उबालना शुरू कर देती है। अब विज्ञान का सीधा सा नियम है, गर्म हवा हल्की होती है, इसलिए वो धरती की सतह को छोड़कर बहुत तेजी से ऊपर आकाश की ओर उठने लगती है। और जब ये हवा ऊपर जाती है तो वो अपने पीछे छोड़ जाती है एक विशाल खालीपन, यानी एक लो प्रेशर वॉइड। इसे ऐसे समझिए, जैसे पानी हमेशा ऊंचाई से ढलान की तरफ बहता है, या फिर कमरे के किसी एक कोने में अगर हम परफ्यूम छिड़के तो वो तुरंत पूरे कमरे में फैल जाता है। हवा भी बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करती है। हाई प्रेशर वाली ठंडी हवा तेजी से उस लो प्रेशर वाले खालीपन को भरने के लिए दौड़ पड़ती है। इसे ही हम प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं, और यही वो फोर्स है जो हवा को इतनी भयंकर स्पीड देता है। अब जब ये गर्म हवा तेजी से ऊपर की तरफ उठती है तो वो आसमान में विशाल और डरावने बादलों का निर्माण करती है, जिन्हें हम क्यूमुलोनिम्बस बादल कहते हैं। ये लंबवत या वर्टिकली ऊपर उठने वाले बहुत ही घने और काले बादल होते हैं जो कभी-कभी तो समताप मंडल तक भी पहुंच जाते हैं। और यही बादल उस तूफान का साक्षात विजुअल सबूत थे जो उत्तर प्रदेश के आसमान में एकदम से भयानक अंधकार लेकर आए। और अब हम इस इन्वेस्टिगेशन के सबसे खतरनाक हिस्से पर आते हैं, वो असली हथियार जिसने जमीन पर ये भारी तबाही मचाई, द मर्डर वेपन, यानी थंडर स्क्वॉल।
देखिए, एक थंडर स्क्वॉल किसी भी नॉर्मल साइक्लोन से बिल्कुल अलग होता है। साइक्लोन में कोरियोलिस फोर्स की वजह से हवा गोल गोल घूमती है, लेकिन थंडर स्क्वॉल में ऐसा कोई रोटेशन नहीं होता। ये हवा का एक अचानक और बेहद इंटेंस हॉरिजॉन्टल ब्लास्ट है। जब ऊपर उठने वाली गर्म हवा की जगह लेने के लिए भारी हवा बहुत तेजी से नीचे आती है, तो वो सीधे जमीन से आकर टकराती है। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे आसमान से कोई विस्फोट हुआ हो, जिसने 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को उड़ाकर रख दिया। लेकिन इस विनाशकारी तूफान की कहानी में एक और साथी भी शामिल था, द अकम्प्लिस, यानी पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी से उठने वाले ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस पूरी तबाही का फाइनल ट्रिगर बने। वहां से आई सूखी हवा और बादलों ने इस लो प्रेशर सेंटर के साथ मिलकर एक कैटलिस्ट या उत्प्रेरक का काम किया, और बस इसी वजह से हवाएं इतनी हिंसक हो गईं और उनका ये प्रहार सूखी धरती पर कहीं ज्यादा जानलेवा साबित हुआ। अब विज्ञान और वायुमंडल की इस पूरी उथल-पुथल को डिकोड करने के बाद चलिए वापस जमीन पर लौटते हैं और देखते हैं इस तबाही का असल इम्पैक्ट, द फॉलआउट एंड सर्वाइवल। तबाही के बाद की स्थिति बहुत ही दुखद रही। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में से एक प्रयागराज में ही 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए पीड़ितों के परिवारों के लिए 4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा क्रूशल हैं वो जीवन रक्षक चेतावनियां जो जारी की गई हैं, जैसे टीन शेड और पेड़ों के नीचे जाने से बिल्कुल बचें और सिर्फ कंक्रीट की पक्की इमारतों में ही रहें। ये समय पूरी तरह से अलर्ट रहने का है। अंत में ये पूरी घटना हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से अब ऐसी एक्सट्रीम हीट वेव और थंडर स्क्वॉल्स जैसी घटनाएं सिर्फ कोई दुर्लभ अपवाद नहीं रह गई हैं। जैसे जैसे तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है, तो क्या हमारा समाज मानसून के आने से पहले इस नई और जानलेवा वास्तविकता का सामना करने के लिए वाकई तैयार है? ये एक ऐसी सच्चाई है जिस पर हम सभी को बहुत ही गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि प्रकृति अब खामोश नहीं है।